हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर अपना पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम है विलेयन, यानी कि इसको बोलते हैं सोल्यूशन यानी विलेयन। आज इस चैप्टर की हमारा लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है, क्लास नंबर 9 चल रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं आज की डेट में कि हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जैसे हमारा देखो, पहला चैप्टर हमें जो आज की डेट में पढ़ना है वो हमारा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग विसरण। अच्छा, इसमें देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो हिंदी वाले विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं तो वो हिंदी में पढ़ेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले वो इंग्लिश में ध्यान देंगे। ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा है ऑस्मोसिस यानी कि परासरण है। तीसरा टॉपिक है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब है। चौथा है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो इन चार इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में या टॉपिक के बारे में आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम में इन चारों का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। ठीक है। यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का पेपर सेम ही होता है, बस लैंग्वेज का फर्क होता है, बाकी कोई भी कंटेंट में चेंजेस नहीं होते। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमें चीजों को कैसे कैसे कंटिन्यू करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुज, आपका दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अभी इस स्लाइड में आखिर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम लोगों ने डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, बस वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोला गया है यहाँ पर द सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन बिहेव ऑलमोस्ट इन सेम वे एज मॉलिक्यूल ऑफ गैस टू। तो इन्होंने ये कहा है कि लगभग सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में वो वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे गैस के मॉलिक्यूल से बिहेव करते हैं। इन दिस सिचुएशन टू टर्म्स अराइजेस। जैसे पहला टर्म्स हमारा है डिफ्यूजन यानी विसरण और दूसरा टर्म्स है हमारा ऑस्मोसिस यानी परासरण। वी विल डिस्कस बोथ इन डिटेल्स वन बाय वन। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर इनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन यानी विसरण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं विसरण। देखते हैं विसरण होता क्या है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट बना के हमने लिखे हैं और बाद में एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है, उस फिगर से चीजों को और ज्यादा से क्लेरिफाई किया गया यहाँ पर। तो बोला गया है डिफ्यूजन एक बायलेटरल प्रोसेस है। बायलेटरल प्रोसेस का मतलब ये समझिए, पहले तो फिगर देख लेते हैं इसमें है क्या, उसके बाद हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफ्यूजन के बारे में, देखिए डिफ्यूजन में फिगर में है क्या। देखो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये पार्टिकल है, यानी कि ये मान लेते हैं कि हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं? सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। और वो सोल्यूट के पार्टिकल्स का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि ये कलर की कुछ बूंद है। मान लेते हैं ये लाल रंग की कलर है, उसकी कुछ बूंदे हैं, उसकी बूंदे हैं यहाँ पर। तो अब आप मेरी बात को ये समझिए, जब हमारे पास कलर की बूंदे होंगी ना, तो इस कलर की बूंद में जो कलर होगा वो बहुत ही ज्यादा हाई कंसंट्रेशन पर होगा। यानी कि इस कलर की बूंद में जो रंग की जो सांद्रता होगी वो बहुत ही ज्यादा क्या होगी? हाई होगी। तो यानी कि ये जो बूंद यहाँ पर गिरने वाली है इस पानी के बर्तन में, तो यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। और जैसे ही, मतलब कहने का मतलब ये देखो, ये हाई कंसंट्रेशन पर है, आप इस चीज को ध्यान देंगे। और जैसे ही ये बूंद यहाँ पर पानी में गिरी, तो देखो जैसे ही पानी में गिरी तो ये देखो बूंद चारों तरफ फैलने लगी, यहाँ पर फैलने लगी ना। यानी कि यहाँ पर अभी जो हाई कंसंट्रेशन था वो धीरे धीरे लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि ये जो पानी था ये बहुत ही ज्यादा लो कंसंट्रेशन में था। ठीक है ना। यानी कि ये बूंद देखो धीरे धीरे पूरे में फैलने लगी। और एक समय के बाद देखो यहाँ पर ये पूरी बूंद जो है ये इसने पूरे के पूरे कलर, पानी को कलर्ड कर दिया, यानी रेड रंग से कलर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? अब देखिए मेरी बात को समझिए, हम यहाँ पर कुछ नई बातें आपको बताने जा रहे हैं, चीजों को समझिएगा। देखिए, तो अभी हम डिफ्यूजन के बारे में ऊपर पढ़ेंगे तो थ्योरी में आपको ऑलरेडी बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देख लीजिएगा। हमने यहाँ पर ये कहा है कि ये बूंद यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन पार्ट में थी। किसमें थी? हाई कंसंट्रेशन में थी। लेकिन यहाँ पे जो पानी था वो कैसा था? वो आपका लो कंसंट्रेशन वाले में था। कैसा था? लो कंसंट्रेशन वाले में था। तो डिफ्यूजन का मतलब ही होता है क्या? कि विलेय के पार्टिकल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। कहाँ पे मूवमेंट? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता से
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जहां पर भी मूवमेंट होता है, ऐसी सिचुएशन पे जो फिनोमिना होता है या जो घटना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस घटना को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण नाम की घटना होती है। क्लियर हो गया? तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। अब देखो यहाँ पर बूंद में बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा लो कंसंट्रेशन हो गया और इसके किनारे पर और भी ज्यादा लो कंसंट्रेशन हो गया। होगा या नहीं होगा? और इस पानी में तो बिल्कुल ही लो कंसंट्रेशन है। कुछ समय के बाद ये बूंद पूरी तरह से यहाँ पर जो है पूरी तरह से घुल गई और ये बिल्कुल ही लो कंसंट्रेशन हो गया। तो देखो यहाँ पर ये बोला गया है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? समझ गए हमारी बात? अब एक चीज को समझिएगा, ऊपर एक लाइन एक वर्ड हमने बोला था बायलेटरल यानी कि द्विपक्षीय प्रक्रिया। द्विपक्षीय का मतलब क्या होता है? ये उच्च सांद्रता वाला निम्न सांद्रता की तरफ भी आ रहा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ भी आ रहा है, और ये पानी इसमें भी मिल रहा है। पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मतलब हाई वाला लो की तरफ भी आ रहा है, लो वाला हाई की तरफ भी जा रहा है। बट मेजोरिटी के केस में क्या है? मेजोरिटी यहाँ पर हाई से लो की तरफ होती है। क्या होती है? हाई से लो की तरफ होती है। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन से किधर की तरफ होता है? लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। कौन? डिफ्यूजन। कौन होता है? डिफ्यूजन। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बोला गया है इट इज ए बायलेटरल प्रोसेस, यानी कि ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है। द्विपक्षीय का मतलब हम लोगों ने अभी बताया है क्या, कि हाई से लो की तरफ और लो से हाई की तरफ दोनों ही तरफ मूवमेंट होता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? आगे बोला गया है कि इन डिफ्यूजन यानी कि विसरण में बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव डायरेक्टली इनटू ईच अदर, यानी कि विसरण की प्रक्रिया में विलेय और विलायक दोनों के कण एक दूसरे की ओर गतिमान होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा फिगर की तरफ फिर बढ़ते हैं। फिगर देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब देखो यहाँ पर ये पानी की बूंद है, सॉरी ये हमारी कलर की बूंद है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? विलेय। विलेय का मतलब होता है सोल्यूट है। क्या है? सोल्यूट है। और यहाँ पर पानी है, पानी का मतलब क्या है? ये हमारा विलायक है। क्या है? विलायक। विलायक का मतलब होता है सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ भी जा रहा है और सॉल्यूट की तरफ से सॉल्वेंट की तरफ भी यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। बस हमें इतना देखना था, ठीक है ना? तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इन डिफ्यूजन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव डायरेक्टली इनटू ईच अदर, यानी कि ये सभी एक दूसरे की तरफ बिना किसी स्टेप के एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अच्छा, अगला पॉइंट देखो यहाँ पर, इट इन्वॉल्व्स फ्री मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली। यहाँ पर देखो बोला गया है कि इस प्रक्रिया में बिना अर्ध पारगम्य झिल्ली के विलेय के कण मुक्त रूप से विलायक में मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर विलेय और विलायक के बीच में कोई लेयर यानी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जब इनको हम आपस में मिला रहे हैं, ये जब पानी की बूंद जब ये सॉरी कलर की बूंद जब इसमें मिल रही है, तो क्या बीच में कोई लेयर है? कोई लेयर नहीं है। पानी, ये जो कलर की बूंद है वो डायरेक्ट यहाँ पे मिल रही आके, बिना किसी लेयर के मिल रही आके। तो डिफ्यूजन में कोई भी लेयर नहीं होती है। अब आपके दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पर एक वर्ड है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती क्या है? तो थोड़ा सा वेट करिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? एक पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे लिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में, वहां पर हमको बताएंगे। आगे देखिए बोला गया है कि इन दिस प्रोसेस सोल्यूट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पर अभी बोला गया है ना कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, माने विलेय के जो कण हैं, वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं, while solvent molecules move from lower concentration to higher concentration। लेकिन विलायक जो होता है वो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ पर फिर से इस चीज को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर समझना क्या है, देखिए यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और फिर समझते हैं। देखिए देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बोला गया ये विलेय है, पानी की बूंद है, पानी की बूंद हाई कंसंट्रेशन, सॉरी ये कलर की बूंद ड्रॉप है, ये हाई कंसंट्रेशन में होगी, हाई कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जारी होगी
और पानी जो होते हैं जब इसमें मिलेगा तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा होगा। यानी कि जो विलेय होता है, यानी कि जो सोल्यूट होता है वो हाई से यानी हाई से लो की तरफ आता है, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है, कौन होता है, सॉल्वेंट यानी विलायक जो होता है वो लो से हाई की तरफ मूव करता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? बस यही यहाँ पे बोला गया है कि इस प्रक्रिया में जो विलेय होता है वो सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, जबकि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। हिंदी में अगर बोले तो इस प्रक्रिया में विलेय जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और जबकि विलायक के जो कण होते हैं वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? बस इतनी छोटी सी कहानी है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, दिस प्रोसेस कैन नाइदर बी स्टॉप्ड नॉर बी रिवर्स, जो है रिवर्स, यानी कि इस प्रोसेस को हम ना ही रोक सकते हैं और ना ही इसको रिवर्स कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को ना ही रोका जा सकता है और ना ही इसको उल्टा किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने पानी की कलर की बूंद को अगर हमने पानी में डाल दिया तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कलर की बूंद को इसमें मिलने से रोका जा सके, ठीक है ना। फिलहाल केमिस्ट्री में बहुत डीप में जाएंगे तो एक आधे तरीके आपको मिल जाते हैं, लेकिन जनरल फिनोमिना में अगर देखें तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हमने पानी की बूंद को इसमें डाल दिया, इसको इसमें घुलने से रोक सके, ऐसा कोई तरीका नहीं है। और अंत में जो है ये इस तरीके में चेंज हो ही जाना है, इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है दिस प्रोसेस कैन नाइदर बी स्टॉप्ड, यानी कि इस प्रोसेस को कभी रोक भी नहीं सकते और ना ही इस प्रोसेस को कभी हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी उल्टा प्रक्रिया में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी एक छोटी सी लैंग्वेज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, डिफ्यूजन इज नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, diffusion is net movement of anything from a region of higher concentration to a region of lower concentration। वही कहानी यहाँ पे बोली गई है। डिफ्यूजन का मतलब ही होता है, यानी विसरण का मतलब ही होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलेय के कणों का जाना, या फिर विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर तरफ जाना, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। इंग्लिश में अगर इसको बोले कि जो है सॉल्यूट के पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट विदाउट एनी मेम्ब्रेन, यानी बिना किसी झिल्ली के बीच में आए हुए इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। आई थिंक आपको ये डिफ्यूजन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। डिफ्यूजन एक बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, आई थिंक बहुत अच्छे से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑस्मोसिस, ठीक है। हम लोगों ने कई सारे टर्म्स पढ़े थे। पहला टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा था डिफ्यूजन, दूसरा टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्मोसिस। तो अब हम लोग यानी कि ऑस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं, परासरण। तो अब हम लोग यहाँ पे परासरण को देखने वाले हैं। अब देखो परासरण का मतलब, इसको पहले फिगर से देख लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, फिगर से देख लेते हैं। देखो फिगर में देखो यहाँ पर एक ऐसी डॉटेड लाइन यहाँ पर देखो बनी हुई है, बीच में डॉटेड लाइन, और देखो यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन बनी हुई है। ये डॉटेड लाइन हमारी क्या है, ये डॉटेड लाइन हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बाकी इसका डिटेल चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी लेयर होती है, अर्ध यानी सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जो है एक तरफ से दूसरी तरफ आने देती है और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को जो है इधर से उधर आने नहीं देती है। ऐसी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली इसको बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कहानी क्या है। देखो परासरण का मतलब ये होता है, देखो ऑस्मोसिस का मतलब, इसको थोड़ा यहाँ पे मिटा देते हैं। देखो ऑस्मोसिस का मतलब यही होता है, ऑस्मोसिस को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, ऑस्मोसिस में बोला गया है इट इज दिस प्रोसेस वन डायरेक्शनल, यानी कि यह एक दिशात्मक प्रक्रिया है। यानी कि देखो अभी तक जो वो पढ़ रहे थे हम लोग डिफ्यूजन, उसमें बायलेटरल मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ जा रहा था, सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ जा रहा था, वहां पे दोनों काम एक साथ हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर केवल एक काम एक साथ होगा, क्या होगा, केवल एक काम एक साथ होगा, तो इसलिए बोला गया है ये एक वन डायरेक्शनल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, वन डायरेक्शनल प्रोसेस है। अब इसमें कौन से पार्टिकल किधर की तरफ मूव करेंगे, ये देखो इन ऑस्मोसिस यानी कि परासरण में
ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी कि केवल विलायक के मॉलिक्यूल मूव थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि केवल केवल विलायक, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, केवल विलायक के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार आ सकते हैं, विलेय के मॉलिक्यूल अर्धपारगम्य झिल्ली के आसपास आर पार नहीं आ सकते। मेरी बात को समझिए, अगर इस फिगर को देखिए तो इस फिगर में देखो यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, इसमें इधर की तरफ देखो रेड कलर के 6 डॉट है यहाँ पर, और इधर देखो रेड कलर के बहुत सारे डॉट है, और ये रेड कलर हमारा जो होता है वो सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब ये होता है ये हमारा विलेय, क्या है हमारा विलेय। इधर अगर इधर दूसरे फिगर में अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पर भी विलेय के 6 पार्टिकल हैं, लेकिन यहाँ की तरफ पानी देखो कम हो गया और यहाँ की तरफ पानी क्या हो गया, बढ़ गया। मेरी बात को समझिएगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सांद्रता क्या होगी, लो होगी, यानी कि ये जो पानी है ये क्या है, विलायक है, पानी क्या है, विलायक है, तो पानी इधर से इधर मूव करेगा, पानी इधर से इधर मूव करेगा, लेकिन ये जो डॉटेड लाइंस हैं, यानी कि जो कलर के जो रेड डॉटेड हैं, ये इधर से इधर मूव नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि परासरण यानी कि जो है ऑस्मोसिस का मतलब ही होता है कि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो सकता है, बट हायर से लोअर की तरफ कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। अब देखो मूवमेंट लो से हाई वाला हो रहा है, तो इधर देखो कंडीशन, इधर देखो क्वांटिटी ज्यादा हो गई, इधर कम हो गई, लेकिन अगर ये लेयर ना होती तो एक ही बर्तन के अंदर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं थी। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सिचुएशन पॉसिबल हो रही है केवल किसकी वजह से, केवल एक लेयर की वजह से पॉसिबल हो रही है, और ये लेयर जो है उस लेयर का नाम कौन सी है, क्या नाम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखिए, इन ऑस्मोसिस द नेट फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अभी हम लोगों ने बोला था कि यानी कि ऑस्मोसिस यानी कि परासरण की प्रक्रिया में, परासरण में विलायक के कण, परासरण में विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ केवल और केवल एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ केवल और केवल विलायक होता है, यहाँ कभी भी कोई विलेय के पार्टिकल नहीं होते हैं। विलायक के पार्टिकल उच्च सांद्रता, सॉरी निम्न सांद्रता से उच्च यानी कि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। देखो यहाँ बोला भी गया है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब देखो इधर की तरफ कंसंट्रेशन लो था, इधर की तरफ हाई था, तो यहाँ का जो वाटर निकल के इधर पहुंच गया, लेकिन इधर का कुछ भी पार्ट इधर नहीं आ पा रहा है। देखो सेम कंसंट्रेशन, अब दोनों ही जगह पर कंसंट्रेशन सेम हो गई, यानी सांद्रता बराबर हो गई, इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था आ गई। कुल मिला के ऑस्मोसिस की कंडीशन में केवल और केवल कंसंट्रेशन की कहानी को बराबर किया जाता है। कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा होगी उधर की तरफ सॉल्यूट नहीं, सॉरी सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल कभी भी एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में एक मेम्ब्रेन लगी हुई है जिसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये अपने से पार आने जाने नहीं देती है। आने जाने किसको देती है? केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को आने जाने देती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को आने जाने नहीं देती है। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पर आते जाते, मेरी बात को समझिएगा, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पर आते जाते, देखो यहाँ पर गिनती के 6 पार्टिकल हैं और यहाँ पर भी गिनती के 6 पार्टिकल हैं, यानी कि पार्टिकल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन वाटर की कमी हो गई यहाँ पर। और दोनों ही देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा थी वाटर की, और यहाँ पर कंसंट्रेशन वाटर की देखो क्या हो गई, कम हो गई। तो केवल यहाँ पर कंसंट्रेशन की बराबरी होती है, बाकी यहाँ कोई बराबरी नहीं होती है। ठीक है ना, बस आपको इतना ध्यान देना। चलिए अगली कंडीशन के अगला पॉइंट पर आते हैं। It can be stopped or reversed by applying external pressure on the solution having higher concentration। अब देखो डिफ्यूजन यानी परासरण में हमने बताया था इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस है, परासरण है, इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? अगर हम इधर की तरफ एक फोर्स लगा दें, इधर की तरफ क्या लगा दें, फोर्स लगा दें, इधर की तरफ फोर्स लगा दें, तो इधर के पार्टिकल इधर मूव नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे ना। तो जब मूव नहीं कर पाएंगे तो क्या इधर की वैल्यू बढ़ेगी? यहाँ पर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रोसेस को रोका जा सकता है। क्या किया सकता है? रोका जा सकता है। और डिफ्यूजन यानी कि विसरण के प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन परासरण के प्रोसेस को रोका जा सकता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? समझ गए? और हमने क्या बताया, हमने क्या बताया कि इधर की तरफ यानी कि जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर हमने प्रेशर लगा दिया
हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब भी हम प्रेशर लगा देते हैं तो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है यानी कि परासरण की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। और जो प्रेशर होता है उसको किस नाम से जानते हैं वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बोला गया है, जरा देखिए, बोला गया है कि परासरण को रोका भी जा सकता है और उच्च सांद्रता के विलयन की ओर अतिरिक्त दाब लगाकर इसे विपरीत भी किया जा सकता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो खैर ये एक अलग कहानी है, अभी हम बाद में देखेंगे। दस वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑस्मोसिस की रियल डेफिनेशन के बारे में बोला गया है, क्या है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द solvent through a semi-permeable membrane from a pure solvent to the solution or from dilute solution to the concentrated solution is called the osmosis। हिंदी में देखें, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक का जो सहज प्रवाह होता है वही हमारा क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। इसी फिगर में ही इस पार्ट को फिर भी हम क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या बोला है, ऑस्मोसिस क्या होती है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का यानी विलायक के कणों का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। क्लियर हो गया? फिर से एक बार बोल रहे हैं, विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाता है? सॉरी, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए जाना परासरण कहलाता है। फिर से एक बार देखेंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का इधर से उधर जाना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। बस इतने हमें पढ़ना है ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया नहीं हो गया? कहानी समझ गए? अब जरा मेरी बात को समझिए। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर क्या होता है। डिफ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं विसरण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विसरण। और ऑस्मोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण। अब देखो विसरण और परासरण में अंतर क्या है, मेरी बात को समझिए। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है? उच्च सांद्रता है। कैसी सांद्रता है? उच्च सांद्रता यानी हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है? लो कंसंट्रेशन है यानी कि निम्न सांद्रता है कि नहीं यहाँ पर? तो इसका मतलब डिफ्यूजन यानी विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ यहाँ पर विलेय के कण जाते हैं। यहाँ पे समझिएगा, विलेय के कण जाते हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जाते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या होता है, मेरी बात को समझिए। यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसा है? लो है। और यहाँ पर कैसा है? हाई है। यानी कि लो से हाई की तरफ, किधर? निम्न से उच्च की तरफ। और यहाँ पे क्या था? उच्च से निम्न की तरफ। और यहाँ क्या है? निम्न से उच्च की तरफ। देखो निम्न से उच्च की तरफ पहुंच गया नहीं हो गया? और यहाँ पर देखो किसी भी मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ बोला भी गया है, ये हाई कंसंट्रेशन क्या सोल्यूट पार्टिकल है, जो डिफ्यूज जो है इक्विलिब्रियम यानी यहाँ साम्य अवस्था बन गई। अब देखो ये लो कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। हो गई नहीं हो गई? अब देखो और भी बोला गया है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, यानी कि यहाँ पर हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है और यहाँ पर लो से हाई की तरफ मूवमेंट होता है। यानी कि बोला गया सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट। देखो यहाँ पर सॉल्वेंट है और यहाँ कौन है? सोल्यूट है। आप इन सारे डिफरेंसेस को एकदम नजर रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ सोल्यूट होता है डिफ्यूजन में, सोल्यूट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। डिफ्यूजन में हाई से लो कंसंट्रेशन होती है, ऑस्मोसिस में लो से हाई कंसंट्रेशन होती है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब देखिए डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं है। यहाँ पर देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देखो यहाँ बन रही है, अर्धपारगम झिल्ली है यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हो रही है। कहानी मेरी समझ रहे हैं सभी लोग? आई थिंक सारी चीजें डिफ्यूजन यानी कि विसरण और परासरण की कहानी आप सभी को समझ में अच्छे से आ रही होगी। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अगर ये चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीजें सारी क्लियर हो रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने मित्रों को शेयर करेंगे। जितना अच्छे से शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा व्यूज आएंगे, उतने ही ज्यादा सब्सक्राइब होंगे,
तो वो हमारा मोटिवेशन इंक्रीज करते हैं, मोटिवेशन बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और मित्रों से कहिए जरूर कि वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो के वॉच कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन सब्सक्राइब कैंडिडेट काफी कम होते हैं। खैर वो तो एक अलग मुद्दा है। अब आइए एक इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। बहुत आप लोगों के मन में कंफ्यूजन यहाँ पर होता है कि ये आखिर कैसी झिल्ली है, ये कैसी मेम्ब्रेन है जो केवल सॉल्वेंट वालों को आर पार जाने देती है, सॉल्यूट वालों को आर पार जाने नहीं देती है, कैसी मेम्ब्रेन है। तो उस मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। उस मेम्ब्रेन को ध्यान से पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन कौन सी है। देखिए जरा, देखो यहाँ पर बोला गया है अ मेम्ब्रेन सेमी परमेबल यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती क्या है। अ मेम्ब्रेन एक झिल्ली विच अलाउज द पासेज ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पर केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करती है एंड नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ से पास नहीं हो सकते हैं, इज कॉल्ड अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हिंदी वाले भी देख लें, एक ऐसी झिल्ली जो सिर्फ विलायक के कणों को अपने आर पार जाने देती है, आर से पार होने देती है, परंतु विलेय के कणों को नहीं होने देती है, ऐसी झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्लियर हो गई, एक ऐसी लेयर जो केवल जो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को, किसके, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इधर से इधर जाने देगी लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को आगे जाने नहीं देगी, ऐसी लेयर को हम क्या बोलेंगे, या ऐसी जो बीच में ये झिल्ली होती है, ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने आर पार आने जाने देती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को आर पार आने जाने नहीं देती है। अब देखो कितने टाइप की होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो दो टाइप की होती है। एक मिनट, दो टाइप की होती है, कौन कौन सी। पहली होती है हमारी नेचुरल यानी कि जो प्रकृति में मिलती है, प्रकृति में देखो पहले होती है जैसे वेजिटेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, तो ये भी है जैसे वनस्पति झिल्ली हो गई, जंतु झिल्ली हो गई, तो ये भी हमारे क्या होती है, प्रकार से मेम्ब्रेन ही होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। वनस्पति झिल्ली का मतलब क्या हुआ, देखो आपकी जैसे मान लेते हैं कोई भी एक छोटी सी सेल है, तो सेल के जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा कि इसमें जो होता है सेल में अंदर वाटर मॉलिक्यूल से एंटर करता है लेकिन अंदर की चीज कोई बाहर नहीं आ पाती है। तो अंदर की चीज बाहर कैसे नहीं आ पाती, क्योंकि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगी होती है। क्या लगी होती है, सेल के बाहर मेम्ब्रेन लगी होती है। वो मेम्ब्रेन केवल जो वाटर होता है, वो सॉल्वेंट होता है, उसको अंदर आने जाने दे रही है, लेकिन अंदर के पार्टिकल जो बहुत सारे जो है माइक्रोकार्डिया, प्लाज्मा, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको बाहर नहीं आने जाने दे रही है। तो ऐसी लेयर जो होती है वो हमारी होती है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से मिलती है। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं जो है आर्टिफिशियली बनाई गई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कुछ पारगम्य झिल्ली ऐसे भी हैं जो आर्टिफिशियली बनाई गई हैं, केमिकली बनाई गई हैं। तो देखो जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर फेरोसाइनाइड, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। कॉपर फेरोसाइनाइड नाम की एक लेयर है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कि केमिकली है। अगला बोला गया सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकिल, यानी कि निकिल, कोबाल्ट और आयरन के सिलिकेट्स की झिल्ली भी जो होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ताजे अवक्षेपित कार्बनिक पदार्थ जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड, कोबाल्ट, निकिल, आयरन के सिलिकेट्स आदि कुछ रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये भी अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं किसी अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के उदाहरण आप दे सकते हैं। अभी ऊपर भी कुछ उदाहरण करवाए हैं, जैसे पहला उदाहरण ये हो गया, दूसरा उदाहरण ये हो गया, तीसरा एग्जाम्पल देखो हमने ये कॉपर फेरोसाइनाइड का कराया है, इसके एग्जाम्पल कराए हैं। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल है किसके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के एग्जाम्पल। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ लिए। पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन यानी कि इसको बोलते हैं विसरण, विसरण हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है ऑस्मोसिस पढ़ लिया है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया परासरण क्या होता है। तीसरा पढ़ लिया है हम लोगों ने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली हम लोगों ने पढ़ लिया है। 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और इन दोनों के बीच में हम लोगों ने डिफरेंसेस भी अच्छे से देख लिए। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो चलिए हम अपना अगला पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा आता है कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। ये क्या होता है परासरण दाब,
आइए इसको देखते हैं परासरण दाब क्या होता है। देखो, परासरण दाब का मतलब ये होता है, मेरी बात को ध्यान से भी समझिएगा, जब हम लोग परासरण यानी कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को पढ़ रहे थे तो हमने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? यहाँ पर ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोका जा सकता है एक प्रेशर लगा के। बोला था नहीं बोला था कि हमने एक प्रेशर लगा दिया हाई कंसंट्रेशन वाले पार्ट की तरफ में, जैसे इसमें प्रेशर लगाते हैं तो ये फिनोमिना पूरा रुक जाता है और ये जो प्रेशर होता है इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। बोला गया है इट इज एन एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक बाह्य दाब होता है विच शुड बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ द ऑस्मोसिस। यानी कि यह एक बाह्य दाब होता है जो ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोकने के लिए लगाया जाता है to stop the flow of solvent into the solution when two are separated by a semi permeable membrane। देखो बोला कि वह बाह्य दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है परासरण दाब कहलाता है। देखो, परासरण की प्रक्रिया को रोकना है, दाब लगाएंगे उसे बोलेंगे कौन सा? परासरण दाब बोलेंगे। समझ गए नहीं समझ गए? यानी कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाएंगे उसे बोलेंगे परासरण दाब। बोला गया द मिनिमम प्रेशर दैट स्टॉप्स द ऑस्मोसिस, यानी कि जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोक देता है वह मिनिमम प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? जैसे देखो, प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ पर, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर पार्टिकल जाएंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, इधर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और हमने इधर की तरफ एक ऐसा प्रेशर लगा दिया जहां पर ये दोनों बराबर हो जाए। फिर से देखो, दोनों बराबर हो गए ना फिर से, तो जितना प्रेशर लगाया है, जितने पास्कल का प्रेशर है या जितने बार का प्रेशर है, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। यानी कि परासरण की प्रक्रिया को, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए जितना भी प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, कहां पर? वो भी हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जितना भी प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परासरण दाब इसको बोलते हैं। समझ गया नहीं समझ गए? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी हम लोगों ने कहा था रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस होते क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है कि जो अभी देखो यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है ना, अब हम क्या करते हैं? ऑस्मोसिस की प्रोसेस को उल्टा कर दें। क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। कैसे उल्टा करेंगे? मेरी बात को समझिएगा। समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखो, इसको मिटा रहे हैं और आप मेरी बात को समझिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर हम लगा दें कि जो अभी तक जो पार्टिकल लो से हाई की तरफ मूव हो रहे थे वो इधर से इधर की तरफ मूव करने लगे। यानी कि यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर लगा दें कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर पार्टिकल मूव होने लगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस का रिवर्स पार्ट। ऑस्मोसिस उल्टे प्रक्रिया में काम करने लगी, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आइए इसको समझते हैं यहाँ पे क्या होती है। बोला गया है, देखिए, when a pressure is applied on the solution is greater than the osmotic pressure of the solution, the solvent start flowing from solution into the solvent through a semi-permeable membrane. This phenomenon is termed as the reverse osmosis। एक बार फिर से देख लेते हैं, बैकग्राउंड में वॉइस बहुत ज्यादा आ गई थी कुछ। When a pressure applied on a solution, जब हम लोग जो सोल्यूशन पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी जो वैल्यू है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो द सॉल्वेंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू सॉल्वेंट। तो अब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेंगे, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसी फिनोमिना को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। अभी वही बात तो हमने बताई ना आपको, क्या कि यहाँ पर फिर से देखो, एक मेरी बात को फिर से यहाँ पर आपको एक बात समझाते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, इस कंडीशन पे अभी आप मेरी बात को समझिएगा। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ की कंडीशन की बात करें, यहाँ पर देखो हो क्या रहा है। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये लो कंसंट्रेशन है, प्योर सॉल्वेंट है, ये हाई कंसंट्रेशन, सॉरी हाँ, ये हाई कंसंट्रेशन यानी सोल्यूशन है यहाँ पर। तो अभी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ यहाँ पे पार्टिकल्स मूव करेंगे नहीं करेंगे? तो जैसे ही देखो इधर मूव करने स्टार्ट किया तो इधर का जो देखो लेवल नीचे हो गया, इधर का लेवल ऊपर हो गया। हमने क्या कहा, यहाँ पर एक ऐसा प्रेशर लगा दीजिए। देखो, दो चीजें हम यहाँ पर आपको एक साथ बता दे रहे हैं। एक ऐसा प्रेशर लगा दीजिए जहां पर इधर से इधर की तरफ चीजें जाना रुक जाए। एक इतना प्रेशर लगाइए कि इधर से इधर चीजें जाना रुक जाए। उस प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको बोलेंगे परासरण दाब। क्या बोलेंगे?
जब जानी इधर से इधर चीजें जानी रुक जाएं, रोकने में जो बल लग रहा है उसे बोलेंगे परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन उसी केस में थोड़ा प्रेशर हम और ज्यादा आगे बढ़ा दें, जिससे अब इधर से इधर तो जाने की बात ही नहीं रही, अब इधर से इधर चीजें मूव करने लगे। ठीक है ना, मेरी बात समझिएगा। अब हम इतना ज्यादा प्रेशर लगा दें, इतना ज्यादा प्रेशर लगा दें कि इधर से इधर चीजें मूव होने लगे, तो उसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि अभी ऑस्मोसिस का उल्टी प्रक्रिया हो गई, उल्टा हो गया नहीं हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया? देखो यहाँ पर बोला गया है, देखो वही चीज जो हम यहाँ पे समझा रहे थे आपको। देखो वाटर सॉल्वेंट है, अभी यहाँ पे देखो ये यहाँ से यहाँ पे था, लेकिन इसका लेवल यहाँ पे बढ़ गया, तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो गया यहाँ पर। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये कहा कि जैसे मान लेते हैं कि इधर हमने समुद्री पानी भर दिया, समुद्र का पानी भर दिया, इतना प्रेशर इधर से ज्यादा लगा दें कि अब इधर के मॉलिक्यूल इधर, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल इधर मूव होने लगे, पानी के मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव होने लगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस में इधर से इधर मूवमेंट हो रहा था, इधर से इधर मूव कर रहे थे। रिवर्स ऑस्मोसिस में, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस में इधर से इधर मूवमेंट हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो देखिए जब किसी विलयन पर दाब लगाया गया दाब परासरण दाब से ज्यादा हो जाता है, तो विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन से विलायक की ओर जाने लगते हैं। इस प्रक्रिया को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ पर होता है, मेरी बात को समझिए। देखो बोला गया है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज जनरली यूज्ड फॉर द डिस्टिलेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर और हार्ड वाटर। यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग सामान्यतः समुद्री जल अथवा कठोर जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो मेरी बात को समझिए, यहाँ पर हम लोग गंदा जल पानी रखते हैं, यानी कि समुद्री पानी या कठोर जल रखते हैं। इधर हमने जबरदस्त, इधर हम लोगों ने बहुत ज्यादा दाब लगाया, तो यहाँ से शुद्ध पानी निकल के इधर की तरफ आने लगा, और ये पानी हमारा फ्रेश वाटर हो गया, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, पीने में इसका यूज हो सकता है। ठीक है ना। तो बोला गया है इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई ए सी वाटर इट इज केप्ट टू कांटेक्ट विद प्योर वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखो यही चीज यहाँ पर तो दिखाई गई है ना, कि जब हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो देखो यहाँ पर हमारे पास प्योर वाटर कांटेक्ट में होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होता है सी वाटर। तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, तभी ये प्रोसेस होगी, अदरवाइज ये प्रोसेस सही से नहीं होती है। समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए इसको शुद्ध जल के साथ अर्धपारगम झिल्ली के संपर्क में रखते हैं। On applying external pressure greater than osmotic pressure of sea water, reverse osmosis take place and pure water from sea water flows into pure water taken in the other side of the membrane। तो कहने का मतलब इन्होंने ये कहा है कि जैसे हम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, तो यहाँ पर जो ये जो यहाँ पर सोल्यूशन है, यहाँ पर यहाँ से जो पानी की बूंदे निकल करके कहाँ पे जाने लगेंगी? प्योर वाटर की तरफ जाने लगेंगी। और और प्योर वाटर किधर होगा? प्योर वाटर होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जस्ट बगल में होगा। तो इन्होंने बस इतनी ही बात बताई है कि ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है ना। जब परासरण दाब को से ज्यादा दाब समुद्री जल की ओर लगाया जाता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और समुद्री जल से शुद्ध जल निकलकर झिल्ली के दूसरी ओर शुद्ध जल में मिलता रहता है। क्लियर हो गया। इस शुद्ध जल का उपयोग पीने के पानी के रूप में किया जा सकता है। अब देखो समुद्री जल को साफ करते हैं, कैसे साफ करते हैं। देखो ये मान लेते हैं कि हमारा समुद्री जल है, ओशन वाटर है, तो पहले इसको नॉर्मल ट्रीट किया, मतलब यहाँ पे जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको हमने अलग किया, जैसे बालू है, बहुत सारी गंदगी होती है, उसको हमने अलग किया। उसके बाद यहाँ पर हमने रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस को फॉलो कर दिया। रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई यहाँ पर, उसके बाद जो है कंडीशनिंग इसकी नॉर्मल पानी की कर दी, उसके बाद ये पानी हम लोग यहाँ पर पी सकते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो बस इतना ही कहानी होती है। मिनरल्स एंड और केमिकल्स आर एडेड टू इंश्योर प्रोड्यूस वाटर मीट्स जो है स्टेटिक जो एग्जांपल टेस्ट एंड द एंटी कोरोजन स्टैंडर्ड की कंडीशन यहाँ पर कर दी जाती है, और ये पानी हम लोगों का यहाँ पीने वाला हो जाता है। ठीक है ना। कि जनरली ये यूज किया जाता है समुद्री जल, यानी जितने भी कठोर जल, हार्ड वाटर या ओशन वाटर जो होते हैं, उनके प्यूरिफाई करने के लिए इस पानी का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया सभी का? तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। आशा करते हैं, आज की क्लास तो वैसे काफी बड़ी हो गई है, 40 मिनट के आसपास क्लास हो गई है। तो खैर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे सारी चीजें, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपकी सारी चीजें। ठीक है ना। और आप केमिस्ट्री लर्निंग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं,
तो ये केमिस्ट्री लर्निंग आप अपने मित्रों को ये अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब मैक्सिमम से मैक्सिमम कराइए। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ये केमिस्ट्री लर्निंग्स का जो ये टेलीग्राम चैनल है, ये आपको इस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल का जो लिंक है ये दोनों, और फेसबुक चैनल का जो लिंक है, वीडियो का जो लिंक है, वो सभी हम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल देंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में अपने जो भी रिस्पॉन्सेज हैं कमेंट करिए, और आप अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो वो भी कमेंट करें। निश्चित ही उस कमेंट को कंसीडर किया जाएगा और आगे की जो क्लासेस हैं उसमें उस चीज को अप्लाई की जाएगी, ठीक है ना। कंटेंट में जो पीडीएफ हम तैयार करते हैं, इसमें अगर किसी को लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप इसमें हमें ये सजेशन दे सकते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूव करें। अगर जो कुछ बच्चे भी देख रहे हैं, अगर कुछ टीचर्स भी देख रहे हैं उस वीडियो को केवल रिव्यू के लिए अगर देख रहे हैं, तो आप हमें सजेशन जरूर दें कि जो है कि इसमें क्या क्या हम और अभी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका एक सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, ठीक है ना। फीडबैक को फीड फॉरवर्ड हम जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो आपकी जो है आज की क्लास में इतना ही जो है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।